नमस्कार, जी चिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार भारत ने चुकाया कारगिल का कर्ज, इजराइल को भारी मात्रा में गोला बारूद भेजकर वापस चुकाया एहसान। वीडियो में आगे जानेंगे कि भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन के अलावा और कौन कौन से हथियार भेजे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले रूस ने भारत पर किया बहुत बड़ा ऐलान। यूनाइटेड नेशन के इस अंग में हुआ बड़ा ऐलान, पीओके खाली करे पाकिस्तानी सेना, नहीं तो मचेगा बवाल। इजराइल में भारतीय हथियार को लेकर सिप्री के खुलासे से दुनिया हैरान। अमेरिका से भारत खरीद रहा है बेहद घातक मिसाइल, चीन बोला प्लीज टेबल पर बातचीत कर लो। संसद में चीन को लेकर पाकिस्तान की फिर से भयानक बेइज्जती। पुतिन के सबसे कट्टर दुश्मन को बनाया गया नाटो का नया प्रमुख। इनका नाम सुनकर लोग बोले अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, हमने आप सभी को बताया है कि रूस और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ बार बार जाकर पूरे दिल से भारत की मदद करते आए हैं। कारगिल 1962 या 1971, इन सभी युद्धों में ये दोनों देश अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत के साथ डटकर खड़े रहे और अब इसी कारण भारत अपना कर्ज चुका रहा है। रूस के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन आइए पहले इजराइल की बात जान लेते हैं। भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए हैं। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया। इसके मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। चेन्नई से रवाना हुआ बोरकम जहाज 2 अप्रैल को इजराइल के अशदोद पोर्ट पर पहुंचा, जो गाजा पट्टी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की वामपंथी समर पार्टी ने दावा किया कि जहाज पर इजराइल के लिए हथियार लदे हुए थे। मरीन ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार जहाज ने हूती विद्रोहियों के हमलों से बचने के लिए लाल सागर का रास्ता नहीं अपनाया। क्रू सदस्यों को इजराइल हथियार या आईएमआई सिस्टम का जिक्र न करने के सख्त आदेश थे। 21 मई को भारत के एक और कार्गो जहाज को स्पेन के कार्टाजिना पोर्ट पर रुकने की इजाजत नहीं मिली। स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुअल अल्बारोज ने पुष्टि की कि भारत से आ रहे जहाज को इजराइल के लिए सैन्य सामग्री होने के कारण रुकने की इजाजत नहीं दी गई। 6 जून को गाजा के नुसरत कैंप पर हुए हमले में इजराइल द्वारा इस्तेमाल की गई मिसाइल पर मेड इन इंडिया का लेबल था। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री के अनुसार भारतीय कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड रॉकेट मोटर के पार्ट्स बनाती है, जिनका उपयोग MRSAM और LRSAM मिसाइल में होता है। शीत युद्ध के बाद भारत ने हथियार खरीदने की रणनीति बदल दी। रूस के बाद अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत के अहम रक्षा साझेदार बन चुके हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से इजराइल और भारत के रक्षा संबंध काफी मजबूत हो गए, जिससे भारत की रक्षा खरीद में विविधता आई है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मोदी और पुतिन के मिलने से ठीक पहले रूस ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी की 8 जुलाई को होने वाली मॉस्को यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। लावरोव ने कहा कि ये यात्रा हमारी रणनीतिक विदेश नीति का अनुपालन करती है और भारत हमारे प्राथमिकता वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। लावरोव ने यह भी बताया कि अब दोनों देशों में 60% व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में होता है। ये 5 साल में पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा होगी, जो इसकी अहमियत दर्शाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान से अपनी सेना को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से हटाने का आग्रह किया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 56वें सत्र के दौरान कश्मीरी ने वीडियो संदेश में कहा कि POJK एक विवादित क्षेत्र है और पाकिस्तान को वहां अपनी सेना तैनात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि POJK से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी प्रशासन फ्रंटियर कोर यूनिट को फिर से तैनात कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में तनाव बढ़ रहा है। कश्मीरी ने पाकिस्तान की विरोधाभासी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाहियों से क्षेत्र में अशांति और बढ़ती है
उन्होंने पाकिस्तान से पीओजेके और गिलगिट बल्टिस्तान से सभी बंदियों की रिहाई की भी मांग की। कश्मीरी का मानना है कि पाकिस्तान को अपने सैनिकों को पीओजेके से वापस बुला लेना चाहिए ताकि वहां के लोगों के बीच शांति और स्थिरता बनी रहे। इस विशेष मांग के साथ कश्मीरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पीओजेके की स्थिति पर आकर्षित करने का प्रयास किया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और क्षेत्र में तनाव कम हो सकेगा। वहीं भारत FGM-148 जैवलिन मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसे यूक्रेन ने रूस के खिलाफ प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इस हथियार के संयुक्त उत्पादन पर चर्चा की। अगर बातचीत सफल होती है तो भारत में इसका निर्माण हो सकता है, जिससे भारतीय सेना को अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम मिलेगा। हथियारों को लेकर भारत के आक्रामक फैसलों को देखते हुए चीन सहम गया है और अब वो बातचीत के लिए बार बार मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसके बारे में हमने आपको इसी चैनल पर बताया था। वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की चीन यात्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन पर जान लुटा रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर रहा। फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ डिप्लोमेसी में नाकामयाब साबित हुए हैं, क्योंकि चीनी मंत्री यहां आकर भी पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठाते हैं। चीन ने कई मंचों पर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा की चिंता जताई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से कहा कि सुरक्षा मुद्दों के कारण चीन पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने में हिचकिचा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन अजम इस्तेकाम यानी कि स्थिरता का संकल्प शुरू किया है, जिसे चीन के दबाव में शुरू किया गया माना जा रहा है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे चीन ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम रोक रखा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने चीन दौरे के बाद इस ऑपरेशन को मंजूरी दी। 2023 में पाकिस्तान में 700 आतंकी हमलों में 1000 लोग मारे गए। 2024 में भी ये हमले जारी रहे, जिसमें चीनी इंजीनियरों को भी निशाना बनाया गया। वहीं चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। शहबाज शरीफ चीन से फंड लाने की कोशिश में असफल रहे। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस ऑपरेशन का विरोध कर रही है और कह रही है कि देश स्थिरता के लिए और सैन्य अभियान नहीं झेल सकता। पीटीआई ने मिलिट्री ऑपरेशन को खैबर पुख्तनवा और बलूचिस्तान के लिए गलत बताया। वहीं केन्या में उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद नया टैक्स बिल वापस ले लिया गया है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इसकी घोषणा की। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, संसद में आगजनी की और पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई। प्रदर्शन में बराक ओबामा की सौतेली बहन ओमा ओबामा भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि केन्या अब भी उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हुआ है। वहीं मालदीव के व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने अपनी चीन यात्रा के दौरान भारत के साथ मालदीव के घनिष्ठ संबंधों की प्रशंसा की। WEF में शामिल होने के लिए दलियान पहुंचे सईद ने कहा कि भारत मालदीव के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और मालदीव में भारत का बड़ा निवेश है। ये बयान मालदीव के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा के बाद आया है, जिससे भारत मालदीव संबंधों में सुधार दिखा है। वहीं चीन और नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर विवाद हो गया। नेपाल चाहता है कि चीन BRI फंडिंग को अनुदान के रूप में स्वीकृत करे, जबकि चीन इसे कर्ज के रूप में देना चाहता है। इस मुद्दे पर शी जिनपिंग और प्रचंड के बीच सुलह की कोशिशें जारी है, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन सकी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो ने निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है। 1 अक्टूबर से रूटे 14वें नाटो महासचिव का पद संभालेंगे। रूटे रूस के कट्टर विरोधी और यूक्रेन के समर्थक माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन में युद्ध जारी है और यूरोपीय सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। रूटे को यूक्रेन की लड़ाई में सहयोगियों का समर्थन बनाए रखना होगा और नाटो को रूस के साथ सीधे युद्ध में शामिल होने से रोकना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूटे की प्रशंसा की, उन्हें एक सिद्धांतवादी और मजबूत नेता बताया। क्रेमलिन ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये सैनिक जंग के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के लिए जाएंगे। इन्हें खास नाम से संबोधित किया जाएगा।
पहले भी इराक और अफगानिस्तान में ऐसे सैनिक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भेजे गए थे, जैसे रूस की वैगनर आर्मी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे चीज चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।